हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक आईक्यू। और आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो क्या है, आपका क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7। और टाइटल क्या है इसका, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आज हम कंजर्वेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले भी आप क्लास 7 में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, है ना, कंजर्वेशन के बारे में। मैं इसमें थोड़ा सा और उसी चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप आगे वाली क्लास में पढ़ते जाओगे, बड़ी क्लास में जाओगे, वैसे वैसे चीज़ों को एडिशन होता जाएगा, है ना। तो अब हम आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो। फटाफट बेल आइकन भी दबाए ना, ताकि आपको सारे न्यू चैनल के नोटिफिकेशन भी मिल जाए, है ना, न्यू चैप्टर के। और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर देना हमारा जो है चैनल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना थोड़ी कहानी बना रखी है, पहेली पूछो अहमद सर, माधव जी। मैं इन चीज़ों से ऊपर आपको मेन जो है टॉपिक्स बताता हूँ कि क्या क्या है इस टॉपिक में। ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा और बोरिंग लगेगा आपको, फिर आपको कोई इससे अच्छा मैं बुक ही पढ़ लेता। तो मैं कोशिश करूँगा आपको सम एज अ समरी पढ़ाऊँ, है, पर डिटेल में भी रखेंगे हम। बिल्कुल ही समरी नहीं कर देंगे, डिटेल में भी रहेगा। ठीक है, आप जानते हो इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना। आपने नाम सुना होगा जीके में, या आए दिन आप कहीं आपके घर के आसपास भी हो सकता है कहीं पे ना, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में। तो ये होता क्या है, क्या डिफरेंस है इनमें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है ना, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस है, इन सब में डिफरेंस क्या है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, बट हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं टॉपिक आपका डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस से। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन है मतलब कि हम जो रोज रोज आपका फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं ना, आपके ट्रीज को काट दिया जाता है। फॉरेस्ट में क्या है, ट्रीज है, फॉरेस्ट मतलब ट्रीज है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, आपने सुना होगा कि ट्रीज काटे जा रहे हैं, बहुत रैपिडली ट्रीज को काटा जा रहा है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन करना। ठीक, और डिफॉरेस्टेशन हम करते किस लिए हैं, ताकि हमें लैंड मिल सके जहां हम और कल्टीवेशन कर सकें, है, या फिर वहां पे हाउसेज या कोई फैक्ट्रीज बना सकें। ठीक है, या फिर जो वुड्स कट के आती है उससे हम क्या कर सकें, फर्नीचर बना सकें, या कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होती है वो, या फिर आपकी और कहाँ यूज होती है, वुड का आपका यूज होता है पेपर्स बनाने में, है ना। जो आपके बुक कॉपी है, न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन आती है, इस सब में आपके कहाँ से आ रहे हैं पेपर, वुड से बनता है। ठीक है, तो इन सब कारण से हम फॉरेस्ट को कट करते हैं और उसको कहते हैं हम डिफॉरेस्टेशन होना। ठीक है, फॉरेस्ट कम हो रहा है ना, डी मतलब हो गया कम होना, डिक्रीज होना, है ना। डी मतलब डिक्रीज होना, फॉरेस्ट का डिक्रीज होना कहलाएगा डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब इसका इफेक्ट क्या होगा। तो इसका इफेक्ट सबसे पहले तो क्या होगा, आपने देखा ट्री के नीचे अगर आप खड़े होते हो गर्मी में तो कैसे ठंडक सी रहती है ना। तो सबसे पहले तो अगर आप वो हटा दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। और दूसरा क्या है, आपने सुना है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है। अगर आप पेड़ हटा दोगे, मान लो किसी जगह पे 10 पेड़ है, उसमें से आप 5 पेड़ काट दोगे, तो वहां पे कम हो गया ना, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया। और जो वो एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब कर रहा था वो भी अब एब्जॉर्ब होना कम हो गया। तो मतलब कि वहां पे पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या इफेक्ट होता है सबसे बड़ा, सब एक तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, साथ में पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज होता है तो, और साथ में क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल भी लो चल जाता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल लो चल जाएगा। ये सब क्या हो रहा है, जो नेचर का बैलेंस है वो आप डिस्टर्ब कर रहे हो ना कहीं फॉरेस्ट काटने से। और अगर आप फॉरेस्ट के कारण क्या होता है, रेनफॉल भी अच्छी होती है। जहां जहां फॉरेस्ट होते हैं ना वहां रेनफॉल अच्छी होती है। क्यों होती है रेनफॉल अच्छी, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अब देखो, आप प्लांट ऑक्सीजन के साथ साथ क्या छोड़ता है, वाटर वेपर भी छोड़ता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, वाटर वेपर वो धीरे धीरे क्या बनता है, जाकर के एयर में क्लाउड बच जाता है। तो जहाँ प्लांट ज्यादा होंगे वहाँ क्लाउड ज्यादा बनेगा, तो रेन ज्यादा अच्छी होगी, है ना। और इससे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी बनी रहती है। लेकिन अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तो ये सब डिक्रीज हो जाएगी, है ना। साथ में फ्लड और ड्राउट्स भी आएंगे काफी ज्यादा। ड्राउट आने का तो मतलब आप समझ गए, है ना,
कि जब रेनफॉल कम होगी तो ड्राउट आएगा। और फ्लड कैसे होती है ज़्यादा, जब नदी के किनारे, आपने कभी देखा है या न्यूज़ में आजकल देखते होगे आप, देखना फ्लड के वीडियो देखना कोई सा, तो देखना नदी के किनारे में जो मिट्टी होती है ना, वो नदी, जब उस नदी में फ्लड आती है तो वो उसको बहा के ले जाती है। बट अगर वहाँ पे ट्रीज वगैरह होती, तो ट्रीज की जो रूट्स होती है वो क्या करती है, होल्ड करके रखती है ना सॉइल को, तो इतनी आसानी से वो, जब वाटर का फोर्स होता है वो उसको लेके नहीं जा पाता है। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है ट्रीज, है ना। हम्म। साथ में और क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन होता है। डेजर्टिफिकेशन कैसे हो रहा है, अभी मैंने बताया आपको कि सॉइल, ट्री क्या करता है, सॉइल को होल्ड करके रखता है ना, अच्छे से होल्ड करके रखता है। और अगर आप उसको हटा दोगे, ट्री को ही हटा दोगे, तो वो धीरे धीरे सॉइल का इरोजन होने लग जाता है। कैसे, एयर से इरोजन होता है, आपने पहले भी क्लास में पढ़ा है ना। आपने देखा कभी कभी मिट्टी आती है, आंधी आती है, तो उसमें मिट्टी उड़ती है कितनी सारी, है ना। तो क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है ना। इरोजन होने से क्या होगा, जो लेयर, अर्थ की जो लेयर होती है, सॉइल की जो टॉप लेयर होती है ना, वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। अगर आप वो हट जाएगी अपनी जगह से, तो नीचे वाली लेयर दिखने लग जाएगी, है ना। और नीचे वाली लेयर लेस फर्टाइल होती है, लेस फर्टाइल धीरे धीरे क्या कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, और इसी को हम फिर डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, अब देखो ट्री कहीं पे रहेगा, बहुत सारे ट्री होंगे, तो वो क्या करेंगे, वाटर को रोकते हैं, होल्ड करते हैं, है ना। अगर ट्री को आप हटा दोगे तो वाटर फ्लो करने लग जाएगा, है ना। तो जो वाटर अंडरग्राउंड जाना था, अगर आपने देखा कहीं पे, कहीं आपके आसपास में पार्क हो, तो देखो वहां पे क्या करते हैं, अब माली वगैरह पानी छोड़ देते हैं ना, फिर पानी थोड़ी देर तो ऊपर रहता है, फिर धीरे धीरे वो सीप करके नीचे चला जाता है ना, ग्राउंड, अंडरग्राउंड में चल जाता है। तो ऐसे ही होता है, जब ट्रीज खड़े रहते हैं तो क्या करते हैं, पानी को होल्ड कर लेते हैं, वरना पानी आगे बह जाएगा, है ना। तो जब वो होल्ड करते हैं तो वो पानी धीरे धीरे अंडरग्राउंड में जाता है। तो जब बारिश होती है तो आपने देखा है आजकल क्या होता है, नालियों में पानी बह जाता है, फटाफट आपकी छत से पानी गिरा, नाली में गिरा, बह गया, और अंडरग्राउंड में नहीं जा रहा, मिट्टी में नहीं जाता पानी, है ना। अगर पेड़ होते तो क्या करते, उसको रोक देते पानी को, है ना, फिर वो पानी धीरे धीरे नीचे चला जाता अंडरग्राउंड में। तो इससे आपको हेल्प मिलती है, अंडरग्राउंड वाटर रहता है ना काफी। आजकल अंडरग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है। चलो, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ पे कहानी बना रखी है एक आपकी बुक में कि टीचर जो है उनको, बच्चों को लेके जाते हैं कहाँ, एक पंचगढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व लेके जा रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे प्लांट एनिमल्स हैं, तो उनको दिखाने ले जा रहे हैं वो, ये पूरी कहानी है। तो वहाँ पे वो तीन चीज देखते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। क्या डिफरेंस है इनमें, वैसे तो ये तीनों प्रोटेक्टेड एरिया कहलाते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या करके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है, ऐसा एरिया होता है जहाँ एनिमल्स प्रोटेक्टेड होते हैं, है ना, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है बिल्कुल भी, उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने दिया जाता है, ठीक है। नेशनल पार्क क्या होता है, ऐसा पार्क जहाँ वाइल्ड लाइफ तो रहती है ना, और यहाँ पे मेनली वाइल्ड लाइफ रहती है। वाइल्ड लाइफ जैसे का कौन से, आपका टाइगर हुआ, लॉयन हुआ, चीता हुआ, है ना, राइनोसोर हुआ, एलिफेंट्स हुए, ये सब मेजर रहते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं वो नेशनल पार्क में रहते हैं, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व भी इन्हीं जैसा ही होता है, वहाँ प्लांट एनिमल तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ में ट्राइबल लोग भी होते हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में। ये डिफरेंस है इसका, इनमें नहीं होते हैं ट्राइबल लोग, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में ट्राइबल लोग होते हैं, ठीक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपके कौन से हैं, नॉर्मल एनिमल्स वगैरह होते हैं नॉर्मली, और नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी भी करने को दिया है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में, अपने कंट्री में मेंशन करो कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, आप अपने उसमें मेंशन करो। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या करते हैं,
यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी होती है, प्लांट की, एनिमल की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प करता है हमें मेंटेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल लोग भी रहते हैं, है ना। तो इसलिए वहाँ पे कल्चर भी, अब जो ट्राइबल लोग होंगे उनका कुछ कल्चर होगा, है ना, अपना। वो अपने कुछ एक फेस्टिवल्स मनाते होंगे, उनका खाना पीना अलग होगा, उनका घर अलग होगा, है ना, उनकी कुछ रिलीजन होगा। तो ये एक सब मिलके क्या होता है, एक कल्चर बनता है। तो उसको भी हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने में, है ना। और क्या याद रखना था आपको इसमें? अब ये लोग कहाँ गए हुए थे? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व गए हुए हैं। वहां पे एक नेशनल पार्क कौन सा है? सतपुड़ा है, ठीक है। सतपुड़ा नेशनल पार्क है, ये वहां का पूरा दिया हुआ है मैप, ठीक। अब पढ़ेंगे हम फ्लोरा एंड फौना के बारे में। फ्लोरा किसको कहते हैं? प्लांट्स को कहते हैं। फौना किसको कहते हैं? एनिमल्स को कहते हैं, ठीक। ये आप याद रखो। तो फ्लोरा में कौन कौन से होंगे? जितने भी प्लांट्स होंगे, जैसे टीक का, साल का, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फर्न, अर्जुन, ये सब क्या है? ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं। ये फ्लोरा कहलाते हैं। और जितने भी एनिमल्स होते हैं, जैसे बुल, बार्किंग डियर, चीता, लेपर्ड, कोई भी एनिमल, उसको फौना कहेंगे हम, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में, फ्लोरा और फौना में। अगली टर्म आती है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज वो प्लांट और एनिमल्स होते हैं, है ना, जो पर्टिकुलरली उसी एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। एक ही एरिया में पाए जाने वाले, एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल को हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर एरिया कौन सा हो सकता है? एक एक एरिया, छोटा सा एरिया हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, या फिर हो सकता है एक स्टेट में, हो सकता है यूपी में ही कोई एक स्पेशल एनिमल या प्लांट मिलता हो, वो पूरे पूरे इंडिया में कहीं नहीं हो। या फिर ऐसा हो सकता है कोई एनिमल या प्लांट पूरे इंडिया में मिलता हो और वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता हो, है ना। ऐसे भी होते हैं। अब आप सोचोगे ऐसा कौन सा है सर? ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे देखो, साल और वाइल्ड मैंगो, ये दो एग्जाम्पल हैं जो कि एंडेमिक फ्लोरा है, कहाँ के? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के, ठीक है। ये दोनों यहीं पे मिलते हैं, खाली इंडिया में और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। और और अगर हम बात करें एनिमल की, तो बाइसन, जो कि इंडियन जायंट स्क्विरल है, और दूसरा फ्लाइंग स्क्विरल स्क्विरल, ये दोनों क्या है? एंडेमिक एनिमल्स हैं इस एरिया के, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया हो एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है। प्लांट और एनिमल्स जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते, को बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। चलो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे अब हम। क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि किलिंग या कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप ना तो एनिमल को पकड़ सकते हो, ना उसको किल कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या होगा? लॉ से पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। जैसे रिजर्व फॉरेस्ट होता है, वो वैसी प्रोटेक्शन एनिमल्स को यहाँ भी दी जाती है, ठीक। अब कुछ एक लोग क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास में रहते हैं या थोड़ा बहुत अंदर भी रहते हैं। वो लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से थोड़ी बहुत लकड़ी ले सकते हैं, और वहाँ गैस तो है नहीं ना, तो वो लकड़ी जला के खाना बनाते हैं ना। या फिर आ, कुछ एक प्लांट्स को वहाँ से ले सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह ले सकते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं वो वहाँ से लेकर के, है ना। ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ये अलाउड है उनको, ठीक। लेकिन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी अब इंक्रोचमेंट करने लग जाते हैं। इंक्रोचमेंट मतलब वो क्या करते हैं, अब हमेशा तो वहाँ पे पुलिस आती नहीं है ना। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे पेड़ वेड़ काट कूट कर अपना एरिया बढ़ा देते हैं, है ना। कब्जा कर लेते हैं, जमीन खेती वेती करने लग जाते हैं, ऐसे करने लग जाते हैं, इंक्रोचमेंट कर लेते हैं वहाँ पे। अब ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया और कौन सा आपने देखा है? जू देखा होगा कभी आपने जा करके कहीं पे अपने एरिया में, है ना। तो जू भी एक तरीके से छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है ना, ठीक। अब हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं। नेशनल पार्क क्या है? अब ये जो बच्चे गए हुए थे वहां पे पंचमढ़ी में, वहां पे वो देखते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क लिखा हुआ है ना। तब वो जानना चाहते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क के बारे में क्या क्या है यहाँ पे। तो वो जो उनके साथ फॉरेस्ट ऑफिसर गए हुए थे, वो बताते हैं उनको कि यहाँ पे फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है।
इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा था? सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे फाइनेस्ट इंडियन टीक मिलता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब इस रॉक, अब ये जो होते हैं नेशनल पार्क में, हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे? आपका लैंडस्केप और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स भी पाए जाते हैं। तो पंचमढ़ी में ना एक जगह है, वहां पे आपके बहुत सारे रॉक शेल्टर है। रॉक शेल्टर क्या होते हैं? मतलब केव्स बनी हुई है ना, केव्स होती है। मैं दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ एक सेकंड, तो आपके दिमाग में फोटो भी बन जाएगी, साथ साथ देख लो रॉक शेल्टर्स कैसे होते हैं। ये देखो, ये देख लो, और रॉक्स के अंदर में गुफा बनी हुई है ना, ये देखो, ये देखो, है ना, अंदर रहते हैं लोग। अब ये देख लो, इनमें पेंटिंग भी बनी हुई है, ये देखो, है ना, ये पेंटिंग्स वगैरह सब बनी हुई है। तो यहाँ कोई रहता होगा तभी पेंटिंग बनाया ना। तो बहुत पुराने जमाने में, मतलब जब स्टोन एज की बात होती है ना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा स्टोन एज वगैरह छोटी क्लास में, तो स्टोन एज के टाइम में लोग रहते थे यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने पेंटिंग वेंटिंग बनाई, तो वो आज भी है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिस्ट प्लेस भी है, बहुत लोग जाते हैं। अगर इसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो फिर कैसे लोग जान पाएंगे कि यहाँ पे रहते थे, है ना। ठीक, नेशनल पार्क में इसलिए हिस्टोरिक प्लेसेस भी होते हैं। और उसी में एक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी था। टाइगर रिजर्व क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया था, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, टू प्रोटेक्ट टाइगर्स ऑफ द कंट्री, है ना। क्योंकि टाइगर्स बहुत तेजी से कम हो रही थी, टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में, है ना। तो इस चलते एक प्रोजेक्ट चलाया गया कि टाइगर्स को बचाया जाए। तो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसीलिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, वहां पे टाइगर्स को रखा जाता है। ठीक है, और इनकी प्रोटेक्शन कौन करते हैं? फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो लोग इनकी प्रोटेक्शन करते हैं कि वो इनको मार ना दे। ठीक है, आप जानते हो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं ना। जैसे आपका टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, है ना, एलिफेंट भी हो गया, वाइल्ड बफेलो, बारहसिंगा, ये सब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और फेस कर रहे हैं एक्सटिंक्शन। ठीक है, पहले कौन सा एक्सटिंक्शन वाला है? जो एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है? जो कहीं भी नहीं हो, है ना, पूरी अर्थ से गायब हो गया हो, खत्म हो गया, उसको कहेंगे एक्सटिंक्ट होना, है ना। तो ऐसा कौन सा एनिमल था जो एक्सटिंक्ट हो गया? डायनासोर्स। आपने पढ़ा है ना, डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बट सिंपल सिंपल सा एग्जांपल आप जो याद रख सकते हो, वो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया ना, अब नहीं मिलता, एक भी नहीं है डायनासोर। तो ऐसे एनिमल को हम क्या कहेंगे? एक्सटिंक्ट होना। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो फेस कर रहे हैं एक्सटिंक्शन, खत्म हो सकते हैं हमेशा के लिए। तो उनको हम क्या बोलते हैं? इंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक, अब जो एक लड़की थी उनके ग्रुप में, वो क्वेश्चन पूछती है, आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन? वो कहती है कि आप बिग एनिमल्स एक्सटिंक्शन फेस कर रही है? तो ऐसा नहीं है, छोटे एनिमल्स भी एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं। अब देख, तो आए दिन हम लोग क्या करते हैं? कहीं पे स्नेक दिखा उसको मार दिया, फ्रॉग उसको मार दिया, लिजर्ड उसको ही मार दिया, बैट दिखा उसको ही मार दिया, आउल दिखा उसको ही मार दिया। तो हम इनको अंधाधुंध का मार देते हैं बिना सोचे हुए। हमें लगता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, खत्म नहीं हो सकते कभी भी। बट हर कोई यही सोच के मार रहा है, तो बट लेकिन धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहे हैं। और ये लोग फूड सप्लाई चेन का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको पता है ना। आपने क्लास 7 में फूड चेन पढ़ी थी। अब देखो फॉर एग्जांपल फ्रॉग को आप देख लो, फ्रॉग कितने सारे मॉस्किटोज और फ्लाइज वगैरह को खा जाता है, छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं उड़ने वाले, है ना। अगर वो नहीं हो तो कितने सारे कीड़े आपके घर में आ जाए, है ना, और आपको परेशान करेंगे। मच्छर भी, या लिजर्ड विजर्ड भी देखो, आपके घर में लिजर्ड होती है, वो देखना आप उसको, वो फ्लाई खा जाता है, या फिर कोई मच्छर बैठा होगा दीवार में उसको जाके खा जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं? आपको हेल्प कर रहे हैं ना। बट अगर आप इनको मार डालोगे तो मॉस्किटो आपके घर में ज्यादा बढ़ेंगे, है ना। तो ये आपकी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, है कि नहीं। अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम किस किस चीज से बनता है? प्लांट से, एनिमल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, है ना। और साथ में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी इकोसिस्टम में आते हैं। आपका क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, ये सब आता है, लेक, डेल्टा, कुछ भी, सबका सब आपका इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक, अब उनमें से एक बच्चा पूछता है कि ये जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं क्या इनके कोई रिकॉर्ड भी रखता है ना।
आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई कौन कौन से एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड है, हमें कैसे पता चलेगा? तो इनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में सारे इंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट्स का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक, हर कंट्री अपना अपना रिकॉर्ड बनाती है, इंडिया का भी अपना रिकॉर्ड है रेड डाटा बुक का, प्लांट्स एनिमल्स कौन कौन से इंडेंजर्ड है हर कंट्री बनाती है। फिर एक इंटरनेशनल भी रखा हुआ है जो पूरे वर्ल्ड का रखता है अपने पास। ठीक है, माइग्रेशन। अब हम पढ़ेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं? ऐसी बर्ड्स जो मतलब बहुत दूर दूर से उड़ के आती हैं दूसरी जगह, और वहां आकर के वो अपना एग्स को ले करती हैं। ऐसा क्यों करती हैं वो? क्योंकि हो सकता है उनके एरियाज में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही हो और वो वहाँ नहीं रह पाती, है ना, तो इस चलते वो फ्लाई होके इंडिया आ जाती हैं। जैसे कई बर्ड्स बर्ड्स आपकी आती हैं रशिया से, उड़ के इंडिया आ जाती हैं। सोचो कितनी दूर से उड़ के इंडिया आ रही हैं, है ना। मंगोलिया से आती हैं कई बर्ड्स, है ना, कई बर्ड्स और भी दूर से आती हैं। तो इस तरीके से दूर दूर से आती हैं बर्ड्स इंडिया में, और वो तब तक रहती हैं जब तक उनके देश में ठंड रहती है। और यहाँ पे भी ठंड होती है, बट हल्की ठंड रहती है उनके देश से। तो रशिया में तो माइनस में बहुत टेम्परेचर रहता है, तो तब तक वो यहाँ रहती हैं, अपना एक्स वैक्स ले करती हैं, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तब तक, फिर वो वापस चले जाती हैं। जब यहाँ गर्मी होने लग जाती है तो फिर से वो वापस चल जाती हैं। तो ऐसी बर्ड्स को क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। वो बहुत लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस जाती है ना। सोचो रशिया से इंडिया आ गई, कितनी दूर से आ गई वो। अब अगला चैप्टर है, टॉपिक है हमारा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो, आप जो पेपर, आप हम सब कॉपी यूज कर रहे हैं, पेन कॉपी यूज करते हैं, बुक्स यूज करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन्स है बहुत सारी, है ना। 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 ट्रीज को काटना पड़ता है, फुल्ली ग्रोन ट्रीज को। सोचो 17। तो अगर, और कितने सारे पेपर, कितना पेपर बनता है रोज का, आप सोचो, है ना। आप कितना वेस्ट भी कर देते हो, पेपर बना के उड़ा रहे हो, एरोप्लेन बना के उड़ा रहे हो, या कुछ गलती हो गई काट दिया, फाड़ के फेंक दिया पेपर। ऐसा मत किया करो। गलती हो गई तो क्या हो गया, उसको थोड़ा सा कट करके बगल में लिख दिया, है ना। सुंदर ही दिखना, लिखना सुंदर अच्छा है, लेकिन ऐसा भी नहीं करो कि हाँ जरा सा गलती हुई तो पूरा का पूरा काट के पेपर फाड़ के फेंक दिया, ये बहुत गलत है ना। तो आप इसको प्रिजर्व करो। तो आपके लिए मैसेज क्या है? पेपर को कम से कम बर्बाद करो, है ना। आप क्या कर सकते हो, इसको रीयूज कर सकते हो, है ना, पेपर को। और रीयूज करो, सेव करो, है ना। और रिसाइकिल करते हैं पेपर को। ठीक है, एक पेपर को हम कई बार रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक, आप जैसे यूज कर लोगे, फिर आप रद्दी वाले को बेचोगे, वो ले जाके फैक्ट्री में बेचेगा, तो वो उसको रिसाइकिल करते हैं। ठीक है, रिसाइकिल मतलब जैसे प्लास्टिक है आपका, उसी तरीके से पेपर भी, उसको फिर से वो टुकड़ों में काटेंगे आप, क्योंकि आपने बहुत कुछ लिख दिया होता है, फिर उसको केमिकल में डालते हैं, फिर वो पूरी इंक विंक मिट जाती है ना आपकी, हट जाती है पेपर पे से, और फिर से दोबारा से उसको पेपर बनाया जाता है। तो इसको बोलते हैं रिसाइकिल करना। ठीक है, लेकिन इस ये सब में क्या होता है, एक पेपर को कितनी बार रिसाइकिल किया जा सकता है? 5 to 7 टाइम। ठीक है, और लेकिन ये सब करने में आप देख लो क्या क्या यूज हो रहा है, एनर्जी भी लगेगी, वाटर भी लगेगा, बहुत सारा केमिकल्स भी बहुत सारे यूज होते हैं ना। तो हमें क्या करना चाहिए, इससे बेटर है कि आप अगर पेपर को सेव करोगे, गलत यूज नहीं करोगे, फालतू बर्बाद नहीं करोगे, तो वो सबसे बेस्ट है ना। हम एनवायरनमेंट को इस तरीके से बचा सकते हैं। अब अगला आता है एक लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का, रीफॉरेस्टेशन। अब आपने पहले क्या पढ़ा था? डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिक्रीज फॉरेस्ट कर रहे थे हम, जब फॉरेस्ट को काटते हैं तो वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और रीफॉरेस्टेशन मतलब री क्या होता है, रिसाइकिल करना पड़ रहा है ना, मतलब फिर से फॉरेस्ट को लगाना, है ना, फिर से प्लांट लगाना, फिर से ट्रीज को लगाना। ट्री तो बाद में बनता है, पहले हम प्लांट लगाते हैं, छोटे पेड़ को हम प्लांट कहते हैं, बड़े पेड़ को ट्री कहते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, फिर से ट्रीज को लगाना चाहिए, प्लांट को लगाना चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे फिर से फॉरेस्ट बन जाए, है ना। और अगर आप सोचो हम सारे पेड़ काट डालें और आपका पेपर बनाने में या फर्नीचर बनाने में, तो फ्यूचर में तो हमारे पास सही नहीं जाएगा ये पेड़, फिर कहाँ से आएगा? ये तो कोई मैनमेड मटेरियल नहीं है, नेचुरल मटेरियल है ना, ये हम फैक्ट्री में नहीं बना सकते, है ना, पेड़ को। तो क्या कर सकते हैं, फिर से हम पेड़ लगा देंगे, फिर वो धीरे 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 अपने आप
ग्रो कर जाएगा। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि जहाँ हमने पेड़ों को काटा है, फॉरेस्ट को काटा है, वहाँ कुछ भी नहीं करें। जब ह्यूमंस कुछ भी नहीं करते, वहाँ पे जाना बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, वो नेचर जो है धीरे धीरे अपने आप को फिर से ग्रो करने लग जाता है, और वहाँ फिर से अपने आप फॉरेस्ट हो जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज, जहाँ से हमने जो जिस टाइप का पेड़ काटा है, उसी टाइप का पेड़ वहाँ लगाना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने मैंगो ट्री काटे बहुत सारे, तो हमें मैंगो ट्री ही लगाना चाहिए, दूसरा ट्री नहीं, पीपल का ट्री या नीम का ट्री नहीं लगा देना चाहिए। ठीक है। इससे क्या होता है, फ्लोरा फौना एक एरिया की बनी रहती है ना। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, है ना। और होप आपको ये समझ में आ गया हो, पूरे के पूरे टॉपिक्स मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया, और कहीं पे कुछ छोड़ा नहीं है। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में मेरे को पूछो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, है ना। और क्वेश्चन आंसर्स देखो, मैं जानबूझ के नहीं कराता हूँ, ताकि आप खुद से करो, है ना। क्वेश्चन आंसर जब आप चैप्टर समझ जाओगे तो क्वेश्चन आंसर खुद ही कर लोगे, या क्वेश्चन आंसर तो आपको कहीं भी मिल जाते हैं, टीचर भी बता देती है, आपकी करवा देती है। तो मेन तो है आपको चैप्टर समझना, है ना, कि चैप्टर में क्या है। चैप्टर समझ जाओगे तो क्वेश्चन आंसर आप खुद भी लिख लोगे। हम्म? और बोलोगे तो कमेंट करना, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करा दूंगा इन सब के। ठीक है। चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।